इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय 14 कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया भाग 2, जिसमें हम राकेश कुमार को अब अर्ध सरकारी पत्र भेजे जा रहे हैं। मतलब अंतरिम उत्तर अर्ध सरकारी पत्र, उनको मतलब डीओ लेटर भेजा जा रहा है, मतलब आखिरी लेटर। उसमें लिखा जा रहा है, अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान महानिदेशालय की तरफ से नई दिल्ली 4 मई 2005, फाइल संख्या इतना, गफरान अहमद उप महानिर्देशक ने भेजा। प्रिय श्री कुमार, क्योंकि उनका नाम क्या था, राकेश कुमार, ठीक है। तो श्री कुमार कृपया 15 मई 2005 और 26 अप्रैल 2005 को भेजे गए अपने पत्रों का स्मरण करें, जो मोबाइल फोन पर किए जाने वाले मासिक व्यय की सीमा बढ़ाने के में था कि मासिक व्यय बढ़ा दिया जाए। आपके अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है, चूंकि व्यय सीमा के बढ़ोतरी के लिए बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। अतः हम इस मसले को बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। इस मसले पर बोर्ड ने निर्णय लिया कि हम आपको अवगत करा दें। शुभकामनाओं सहित शुभकामनाएं। यहाँ पर किसको भेजा जा रहा है? निर्देशक श्री राकेश कुमार, दूरदर्शन केंद्र मुंबई को भेजा जा रहा है। लिखने वाले का नाम क्या है आपका? गफरान अहमद पूरा उनका नाम था। इन्होंने निर्देशक को भेजा। ऐसे ही लेटर लिखकर, टिप्पणी लिखकर भेजे जाते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, ये जानिए। औपचारिक पत्र के विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है, मतलब उसमें थोड़ा मोरा, और इसमें एक मैत्री भाव होता है। जब उधर से लोग लिखते हैं नीचे वाले अधिकारी के लिए, तो एक मित्र का भाव जैसा लिखते हैं। अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है, तो उसको अर्ध सरकारी पत्र लिखता है। इस प्रकार का पत्र ऐसे स्थिति में भेजा जाना चाहिए, ऐसे स्थिति में भी लिखा जाता है जब किसी खास मसले पर संबोधित अधिकारी का, जो भी संबोधित अधिकारी है, अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराया जाता है या उसका व्यक्तिगत परामर्श लिया जाए, इसलिए उसको भेजा जाता है इसे। और प्रारूप में बाईं ओर जब देखोगे तो शीर्षक पर प्रेषक का नाम होता है जिसके पास भेजा जा रहा है, और इसके नीचे आपका पदनाम होता है। आगे है, अर्ध सरकारी पत्र के लिए अमूमन कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग किया जाता है। अब हमेशा हेड लेटर ही भेजते हैं, अगर उपलब्ध हो तो ठीक है। पत्र के प्रारंभ में, पत्र के शुरुआत में संबोधन के रूप में महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे पत्र में आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला संबोधन प्रिय श्री या प्रियवर श्री हो सकता है। प्रिय श्री या प्रियवर श्री ये लिखे जा सकते हैं। इसमें महोदय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, महोदय या प्रिय का। पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिनी ओर भौतिक के स्तर पर आपका एक प्रयोग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रयोग दिया जाता है। अंत में बाईं ओर संबोधित अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता दिया जाता है, जिसके अनुसार जल्दी से उनके पास पहुंच जाए। गुफार अहमद की अगली जवाबदेही इस मसले को बोर्ड के समक्ष रखने की थी कि हम बोर्ड के सामने रखेंगे। उन्होंने पूरी फाइल को विस्तार से पढ़ा और बोर्ड के विचारार्थ के विपरीत टिप्पणी तैयार की, जिसमें पूरे मसले की पृष्ठभूमि और निर्देशक के अनुरोध के औचित्य का विश्लेषण था। और अंत में यह सिफारिश की गई थी कि मुंबई केंद्र के लिए सीमा बढ़ा दिया जाए। मुंबई केंद्र के लिए जो खर्च की सीमा है, व्यय सीमा, उसको बढ़ा दिया जाए। टिप्पणी इस प्रकार थी, टिप्पणी जानिए। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड की 95
95 हो गया था ना, 95 बैठक के विचारार्थ प्रस्तुत टिप्पणी सामने रखा जाता है। विषय मोबाइल फोन के लिए निर्धारित व्यय सीमा। बोर्ड ने 12 नवंबर 2004 को हुई अपनी 43वें बैठक में निर्णय लिया था कि 43वें में लिया था, लेकिन बदला कब जाता था? 95 में उसको बदला जाने के लिए यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, दिया गया था। और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्देशकों को कार्यालय द्वारा प्रदान मोबाइल फोन पर किए जाने वाले खर्च की सीमा को 1000 रुपये प्रतिमाह हो। कितना? 1000 रुपया प्रतिमाह हो। बैठक के कार्यवृत्ति का संबंधित अंश संलग्न है। ठीक है। बोर्ड के निर्णय का पालन करते हुए महानिदेशालय ने इस संबंध में 23 नवंबर 2004 को एक पत्र जारी किया था, जिसकी एक प्रति संलग्न है। संस्थान के मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि सीमा कार्यालय के दक्ष, सुचारू और प्रभावी संचालन के बाध्य बन रही है। मतलब उसको ठीक से चलाने के बीच में वो बाध्य बन रही है व्यय सीमा, इसलिए बढ़ाना चाहिए। निर्देशक ने सूचित किया है कि कार्यालय की गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से निर्देशक को मोबाइल फोन का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ता है। उन्हें विभिन्न विशेषज्ञों, कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतकारों, प्रयोगकारों, विशिष्ट अधिकारियों, सहकर्मियों और अन्य कर्मियों के साथ निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है, इसलिए हमें बढ़ाना चाहिए। कार्यालय की गतिविधि में जो बढ़ोतरी हुई है उसे कार्यालय का राजस्व भी कहा जाता है, चाहे राजस्व भी बढ़ा है। ऐसे में यह आवश्यक प्रतीत होती है कि केंद्र के अनुरोध को स्वीकार करते हेतु, केंद्र के जो अनुरोध है उसको स्वीकार करते हेतु उनकी मासिक व्यय सीमा 2000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिए जाए। बोर्ड के विचारार्थ बोर्ड के सामने इसको प्रस्तुत किया गया था। अब ध्यान देने वाली बात इसमें क्या आती है? यह अपने स्वरूप में आरंभिक या मुख्य टिप्पणी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन ऊपर नीचे लिखने का काम इसमें नहीं है, केवल ऊपर लिखा जाता है बस, नीचे की जरूरत नहीं है। चूंकि यह टिप्पणी फाइल के ऊपर लिखकर स्वतंत्र रूप से भेजी जाती है, अतः इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि यह अपने आप में संपूर्ण हो और केवल इस टिप्पणी को पढ़ लेने भर से पूरा मसला समझ में आ जाएगा। यदि आवश्यक हो तो संदर्भ के लिए किसी पिछली टिप्पणी, पत्र, ज्ञापन इत्यादि को संलग्न के रूप में टिप्पणी के साथ लगाया जा सकता है। बोर्ड के पास भेजी जाने वाली स्वतः स्पष्ट टिप्पणी कही जाती, यहाँ पर साफ दिया गया है कि बोर्ड के पास भेजी जाने वाली स्वतः स्पष्ट टिप्पणी किसी मसले पर बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए होती है। इसके लिए प्रारंभ में मसले की पृष्ठभूमि दी जाती है और इसके विभिन्न पहलुओं का विवेचन किया जाता है। इसके बाद स्वीकृति क्यों दी जानी चाहिए उसके संदर्भ में तर्क दिए जाते हैं। अंत में स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध होता है कि स्वीकृति प्रदान किया जाए। यहाँ पे देखो धीरे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे ही फाइल घूमते रहता है। यह हमारा ऑफिशियल लेटर है जी, ऑफिशियल लेटर है। नीचे देखिए, श्री गुफार अहमद ने बोर्ड को भेजी जाने वाली टिप्पणी, जो उनकी टिप्पणी थी, टिप्पणी के मसौदे को महानिर्देशक के पास स्वीकृति के लिए भेजा। उनके पास स्वीकृति के लिए भेजा, किसके पास? महानिर्देशक के पास। स्वीकृति मिलते ही यह टिप्पणी बोर्ड के सचिव श्री विष्णु सहाय के पास इस अनुरोध के साथ भेज दी गई कि इसे बोर्ड की 95वीं बैठक के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए। ठीक है, जो 17 मई 2005 को निर्धारित की गई है। श्री सहाय को
कौन श्री सहाय? श्री सहाय मतलब वही बोर्ड का सचिव। तो उनको जब यह अनुरोध मिला तो वह 17 मई को होने वाले बैठकों की कार्यसूची बना रहे थे। उन्होंने इस मुद्दे को भी कार्यसूची में शामिल कर लिया। कार्यसूची एजेंडा इस प्रकार थी, देखिए अब सूची एजेंडा। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड के 95वें बैठक के कार्यसूत्र, 95वें बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि, ठीक है। पिछले बैठकों के लिए किए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा, कि पहला जो बैठक हुआ था उसमें जो भी निर्णय लिया गया था पूरा हुआ कि नहीं। 3 नंबर, लेखकों, कलाकारों, विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक, जितने भी पारिश्रमिक मतलब उसका महीना, तो महीना की समीक्षा हुआ कि नहीं हुआ, चाहे लेखकों हो, कलाकारों हो, चाहे विशेषज्ञ हो, जितना उनका मेहनत का पैसा था उनको दिया गया कि नहीं दिया गया। 4 नंबर में संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाए जाने संबंधित प्रतिवेदन पर खर्चा कितना होगा। 5 नंबर, मोबाइल फोन पर होने वाले वार्षिक व्यय पर लगाई गई सीमा की समीक्षा। 6 नंबर, अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी अन्य विषय पर विमर्श हुआ कि नहीं हुआ, इन सब के बारे में चर्चा होगा। बोर्ड की बैठक अपनी निर्धारित तिथि यानी 17 मई 2005 को संपन्न हो गई। यह बोर्ड के शीर्ष संगठन था जिसका काम अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संगठन के कामकाज पर निगरानी रखना और इसके लिए आवश्यक नीतियां तैयार करना है। इस बोर्ड में संस्था के उच्च अधिकारियों के अलावा बाहरी सदस्य भी थे जो अपने अपने पक्षों के जाने माने लोग थे और इन्होंने पूरे मसले पर जमकर चर्चा की और हर पक्ष को अच्छी तरह जांच परखा और बैठक की समीक्षा के बाद जब बैठक हो गई उसके बाद बोर्ड के सचिव श्री विष्णु सहाय ने बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जो इस प्रकार था। पहले ध्यान देने वाली बात जान लेते हैं। किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक की कार्यसूची उस बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी देता है कि भैया यही हुआ है और इसके बैठक के अनुशासित संचालन में सहायता मिलती है और निर्धारित विषयों से जो विषय निर्धारित है उससे संबंधित स्वतंत्र स्पष्ट टिप्पणियां अपने संलग्नों के साथ सदस्यों को कार्यसूची के साथ अग्रिम रूप से भेजी जानी चाहिए ताकि वे बैठक में पूरी तरीके से आ सकता है। उस तरह काम किया जाता है। कार्यवृत्ति मिंटस, इसमें देखते हैं क्या लिखा जाता है। दिनांक 17 मई 2005 को आयोजित अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक बोर्ड की 95वीं बैठक का कार्यवृत्त कैसे है। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड की 95वीं बैठक बोर्ड मुख्यालय के समिति कक्ष में दिनांक 17 मई 2005 को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष श्री नरेंद्र देसाई ने किया था। बैठक में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों की सूची इस प्रकार है। 1 नंबर, विंटेस अब्राहम मुख्य कार्यकारी, श्रीमती देविका घोषाल सदस्य वित्तीय, श्री राजकुमार मीना सदस्य कार्मिक, श्री अक्षय पटनायक ये सदस्य हैं योजना एवं विकास का, श्री मणिकांत मंडल महानिर्देशक अखिल भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान के, श्रीमती राधिका वरुआ सदस्य हैं, ठीक है। श्री संदीप हेम्ब्रम सदस्य हैं और श्री आर कृष्णा स्वामी सदस्य। ऐसे इनकी सूची तैयार होती है। इनका सीट नंबर नाम के साथ आता है। कार्य के प्रारंभ में अध्यक्ष ने अपने दक्षिण अफ्रीका यात्रा की चर्चा करते हुए वहां की संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का जिक्र किया और उन्होंने यह भी बताया कि दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों से हम क्या सबक ले सकते हैं।
उसके बाद वहां पर चर्चा हुई। उपयुक्त सामान्य चर्चा के बाद बैठक की कार्यसूची में वर्णित विषयों पर विमर्श हुआ, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कैसे? 1 नंबर पर देखो, 54वीं बैठक, जो 54वां बैठक हुआ था, तो उसके कार्यवृत्त की पुष्टि बोर्ड ने 54वें बैठक के कितना बोर्ड ने 94वें बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि कर दी। उसके बाद इसमें लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर एक प्रतिवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत किया गया कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। 2 नंबर, पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा। बोर्ड ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन संबंधित प्रतिवेदन की विस्तार से समीक्षा की है, जहां उन्होंने यह संतोष व्यक्त किया है कि अधिकांश निर्णय का रूप से अनुपालन हो चुका है। वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन निर्णयों का अनुपालन शेष है उन्हें अगली बैठक के पहले कार्यान्वित कर दिया जाएगा। मतलब अगला बैठक जब होगा उसके पहले काम खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की समीक्षा, कि जितना उनका तय हुआ था उनको मेहनताना मिलता है कि नहीं मिलता है। बोर्ड ने लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का विस्तृत चर्चा की। ऐसा महसूस किया गया है कि लेखकों, कलाकारों, विशेषज्ञों को दिए जाने वाले मौजूदा पारिश्रमिक 5 वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया था, जो समय और परिस्थितियों के आलोक में अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। अतः पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अति अच्छे लेखक, कलाकार और विशेष संस्था से जुड़े रहें और उनका सर्वश्रेष्ठ योगदान संस्था को प्राप्त हो। इस संबंध में बोर्ड ने संस्थान द्वारा प्रस्तावित नई दरों पर दृष्टि डाली और उन्हें संतोषजनक पाते हुए अपनी स्वीकृति दे दी थी। बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि ये दरें अविलंब लागू की जानी चाहिए। मतलब ये जो दरें हैं, जो भी आप बताए हैं, उसको तुरंत लागू कर दिया जाए। 4 नंबर, संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाए जाने संबंधित प्रतिवेदन पर चर्चा। बोर्ड ने संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाए जाने संबंधित राधानंदन समिति की सिफारिश पर भी चर्चा की थी। राधानंदन समिति ने भी सिफारिश किया था कि बोर्ड के इन गुणवत्ता पर बढ़ाए जाने वाले संबंधित प्रतिवेदन पर चर्चा हो। बोर्ड ने महसूस किया था कि इन सिफारिशों का अध्ययन और भी गहनता से किया जाना चाहिए और इसके लिए बोर्ड ने श्रीमती देविका घोषल सदस्य वित्तीय मंत्री को, क्योंकि वो सदस्य थी वित्तीय की, तो उनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यों समिति का गठन किया, जो 3 लोगों का सदस्य समिति का संगठन था। समिति के अन्य सदस्य श्री सुदीप हेब्रम, श्री आर कृष्ण स्वामी होंगे, ये लोग सदस्य होंगे वहां के, और समिति अपनी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर देगी। 5 नंबर, मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय पर लगाई गई सीमा की समीक्षा समिति ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए संबंधित प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी कि हाँ भैया, उनका पैसा बढ़ा देना चाहिए। बोर्ड में लिए गए फैसले के अनुसार, जो बोर्ड में फैसला लिया गया था उसके अनुसार, लेखकों, कलाकारों, विशेषज्ञों के पारिश्रमिक, उनके मेहनताना में बढ़ोतरी के संदर्भ में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करनी थी। मतलब एक पत्र भी देना था उन सबको, और उन्होंने जनसंपर्क अधिकारी श्री देवेंद्र शर्मा से इस बारे में अनुरोध किया। तो जनसंपर्क एक अखबार का नाम है, तो उसमें उनके अधिकारी से बात किया जिसका नाम था देवेंद्र शर्मा। श्री शर्मा ने जो विज्ञप्ति जारी की वह इस प्रकार थी। कैसे वह अखबार में छापते हैं
ध्यान देने की बातें देखो क्या क्या है। कार्यसूची में रेखांकित कार्य पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें क्रमशः उपस्थित लोगों की राय का पूरा विवरण दिया जाता है और उपस्थित व्यक्तियों के नाम पद अनुसार दिए जाने चाहिए, पद के नाम से अनुसार दिया जाना चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति, अब प्रेस रिलीज, प्रेस क्या रिलीज करता है जानो। वो लिखता है अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड प्रेस विज्ञप्ति। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों और कलाकारों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी, उसकी वृद्धि हो गई है। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड ने निर्णय लिया था कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों, कलाकारों, विशेषज्ञों के पारिश्रमिक में तत्काल प्रभाव से वृद्धि उसको बढ़ा दिया गया है। ध्यान दे कि इसके पूर्व लेखकों, कलाकारों, पारिश्रमिकों में सन 2000 में संशोधन किया गया था और पिछले कुछ समय से लेखकों और कलाकारों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी कि संस्था द्वारा जो दिया जाने वाला पारिश्रमिक की राशि बहुत कम है, जिसके कारण अच्छी प्रतिभाएं संस्था से विमुख होती जा रही है। इसलिए उनकी पैसा बढ़ाकर उनको लिया जाए, फिर से पुनः वापसी करवा दिया जाए। लेखकों और कार्यालयों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पारिश्रमिक की दरों को मंजूरी देते हुए यह विश्वास दिलाया कि इससे अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में मदद मिलेगी कि कार्यक्रमों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। जो कार्यक्रम है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार ला सकते हैं। ध्यान देने की बातें यहाँ पर देखो। कोई संस्था या व्यक्ति किसी विशेष या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसामान्य तक पहुंचा दे, सबके सामने पहुंचा देता है प्रेस। निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। आगे देखिए, हम प्रेस विज्ञप्ति के चक्कर में मुख्य कथानक से हट गए थे, आइए वापस लौटते हैं। वैसे अब पटाक्षेप ही शेष है और यह काम गुफरान अहमद जी को सौंपा गया। उन्होंने बोर्ड के व्यय सीमा संबंधित फैसले को कार्यान्वित करने के लिए एक परिपत्र जारी करना है और इस कथानक के चरम परिणति की परिपत्र मतलब इसको जल्द से जल्द लागू करने के लिए सेकुलर के रूप में हुआ। देखो आगे, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान महानिदेशालय से दिया जा रहा है पत्र 2410 इतना व इतना, पृष्ठ संख्या पढ़े 24 और 13 पे, और नई दिल्ली 27 मई 2005। अब परिपत्र है, विषय मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। महानिर्देशक ने उपयुक्त विषय पर दिनांक 23 नवंबर 2004 को एक समसंख्यक परिपत्र जारी किया था। उपयुक्त परिपत्र द्वारा मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय की सीमा को 2000 से बढ़ाकर प्रति माह निर्धारित जो 2000 रुपए प्रति माह निर्धारित की गई थी उसको बढ़ाकर अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड द्वारा इस सीमा पर पुनः विचार किया गया और तद अनुसार उपयुक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के लिए यह सीमा 6000 रुपए प्रति माह होगी। उपयुक्त परिपत्र के अन्य प्रावधान पूर्वता होंगे, मतलब जो अन्य प्रावधान होंगे वह भी आपको खोल दिए जाएंगे। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और गुफार अहमद ये तुरंत लागू होगा, आपको मिलेगा भी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है।
और जिस मुद्दे को लेकर पहला परिपत्र जारी किया जाता है उस मुद्दे पर होने वाले फैसले भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है और जिसमें निर्णय को कार्यान्वित किया जाने के निर्देश होते हैं। हमेशा उसके बारे में जानकारी चालू रहती है। यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। पाठ का कुछ संवाद है जो मैं नीचे बता देता हूँ। नीचे कुछ स्थितियां दी गई है और इनमें आप पत्राचार के किसी रूप में प्रयोग करें और लिखें। इसको पत्र के रूप में आपको लिखना है। जो मैं नहीं बताऊंगा इसको आपको खुद लिखना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। 2 नंबर, आप राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में हिंदी के शिक्षक हैं। कहाँ पे? आप राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में हिंदी के टीचर हैं, शिक्षक हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमफिल करना चाहते हैं। मतलब उसमें अपने आप को भर्ती कराना चाहते हैं और विभाग से एमफिल करने की, मतलब आपको वहां से ट्रांसफर करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे? वही लिखना है। विद्यालय में हुए पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यवृत्त तैयार कीजिए। इस समारोह में कैसा कैसा क्या क्या होता है। निम्नलिखित पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद से आप आगे जवाब दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली, ये लिखते हैं कार्यपालक निर्देशक आरबीआई इतना बाई इतना, फाइल संख्या इतना, 6 अप्रैल 2006। अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक, ठीक है। सभी सार्वजनिक और निजी बैंक नई दिल्ली। विषय सिक्के की स्वीकृति और वितरण संबंधित महोदय या महोदया, मतलब कोई आदमी के लिखना था महोदय, महोदया मतलब किसी औरत हो तो कोई जरूरत नहीं है, महोदय लिख दो, सीधा बात है। आप अपनी शाखाओं को तत्काल आदेश दें। आप अपने शाखाओं को, आपके जितने भी बैंक ब्रांच है उसको तुरंत आदेश दे कि वे जनता के किसी भी सदस्य से बिना किसी प्रतिबंध के सभी मूल्य वर्गों के सिक्के स्वीकार करे। यदि कोई उपभोक्ता सिक्के की मांग करता है तो उसे सभी मूल्य वर्गों के सिक्के भी उपलब्ध करवाने होंगे। हालांकि 5, 10, 20 पैसे मूल्य वर्ग के छोटे सिक्के बनना बंद कर दिया गया है। इसको बनाना बंद कर दिया गया है, जबकि पहले जारी सिक्के जो अब भी प्रचलन में है वे वैध मुद्रा बन रहेंगे। मतलब उसको अवैध कर दिया जाएगा। जो चल रहा है उसको वैध रहेगा, लेकिन जो धीरे धीरे हमारे पास वापिस आ रहा है वह अवैध हो जाएगा। कृपया इसकी पावती भेजें तथा अपनी कार्यवाही से अवगत कराएं। भवदीय डॉक्टर रसीम सिन्हा, कार्यपालक निर्देशक। और इस पर आपको जवाब देना है कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा इसकी पावती रिजर्व बैंक को भेजिए। कैसे भेजना है उसके बारे में, और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। अब हमारा ये खत्म होता है। हम अगले भाग में पढ़ेंगे अगले अध्याय का नाम है स्मृति लेखन और रोजगार संबंधित आवेदन पत्र। रोजगार लेने के लिए कहीं भी अपना रिज्यूम देना है तो उसके लिए आप कैसा पत्र लिख सकते हैं, आवेदन पत्र, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी डाउट हुआ बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद।